जो अलग अलग धर्मों से आती हैं, जो एकता के साथ शिक्षा के लिए लड़ रही थी। सरकार की जो मानसिकता है, जो मनसा है शिक्षा के प्रति, वो सही नहीं है। हम क्यों नहीं सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं? छवि खराब की जा रही है सरकार के द्वारा, इसलिए क्योंकि वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ पाता है। वो सरकार ये चाहती नहीं है कि 3 जनवरी को छुट्टी हो। IIT का फीस देख लीजिएगा, कौन बच्चे को पढ़ा पा रहा है IIT में? उसका फीस ही 3-4 लाख रुपए है। ईमानदारी से संघर्ष कर रहे थे जो शिक्षा के लिए, उनके जन्मदिन पे शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। इतने ये पूंजीपति हैं जिनके कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं हम, और आज यहां पर तमाम स्टूडेंट संगठन जो है वो मौजूद है। JNU जो है वो आज यहाँ पर अहम भूमिका में नजर आ रहा है। JNU का जो संगठन है, अगर आप देखेंगे तो तमाम जो स्टूडेंट हैं आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, और शिक्षा जो समान शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ ही तमाम सवाल आज यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं। सिर्फ JNU नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी से आज यहाँ पर छात्र संगठन इकट्ठा हुआ है, और यहाँ पर आज वो अपनी समान शिक्षा की बात जो है वो कर रहा है। टीचर्स डे है आज, और आज के दिन आप लोग शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति आज मौजूद है। आज जो टीचर्स डे पूरा भारत मना रहा है, सर्वपरि राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे बना है। और वो व्यक्ति जो थे जिनके जन्म दिवस पे ये मना रहे हैं हम टीचर्स डे, वो समझना हमें बहुत जरूरी है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं की शिक्षा और पुरुष की शिक्षा में भेदभाव करते थे। वो ऐसे नैतिक, अगर उनका व्यक्तित्व की मैं बात करूं, वो ऐसे व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि स्त्री को घर की घरेलू कामों की शिक्षा देनी चाहिए। और जब आजादी का दौर था और जब हमारा देश लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब उन्हें अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार से उनको मेडल मिलता है, सम्मान मिलता है, क्योंकि वो आजादी के पक्ष में नहीं थे। तो ये दिखाता है कि उनके जन्म दिवस पे हम टीचर्स डे मना रहे हैं, और हमारा सरकार जानबूझ के कोशिश कर रहा है कि हम उन्हीं को याद करें। हम क्यों नहीं सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं? क्यों नहीं हम जन शिक्षक रूप के दिवस, उनका जन्म दिवस हम जन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? सावित्रीबाई फुले वो महिला थी जिन्होंने खुद महिलाओं की शिक्षा के लिए लंबे संघर्ष में अपना जिंदगी झोंक दिया। अपनी साथी के साथ मिलकर के महिला शिक्षा का नारा सबसे ज्यादा बुलंद किया, और महिला शिक्षा के लिए पहला महिला स्कूल भी खोला। उनका जन्मदिन 3 जनवरी को आता है। उनके जन्मदिन के दिन छुट्टी नहीं होती है। वो सरकार ये चाहती नहीं है कि 3 जनवरी को छुट्टी हो, और कोई बच्चा पूछ ले कि आज क्यों छुट्टी है, किस विशेष कारण से छुट्टी है, तो बताना पड़ेगा कि आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। और फिर बताना पड़ेगा तो वो कौन थी, ऐसी कौन सी महिला थी जिनके जन्मदिन पर छुट्टी होती है। इसीलिए सरकार छुपाना चाहती है उनके जन्मदिन को। इसीलिए सरकार ये दिखाना नहीं चाहती कि जो सच में लड़ाई की, एक ईमानदारी से संघर्ष कर रहे थे जो शिक्षा के लिए, उनके जन्मदिन पे शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है। जो भेदभाव नहीं करते थे, वो जो महिलाओं की सती प्रथा पर, जो महिला का जो विधवा महिला, उसका पुनर्विवाह के लिए सावित्रीबाई फुले जानी जाती है। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सावित्रीबाई फुले जानी जाती है, लेकिन उनकी शिक्षा का पाठ किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। 8वीं के एक संस्कृत के अध्याय में बस सावित्रीबाई फुले का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। सिर्फ उस एक चैप्टर से सावित्रीबाई फुले की जिंदगी की और उनके संघर्ष के बारे में नहीं पता चलता। ये हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जिसके बारे में सरकार हमें जानकारी पहुंचा रही है, उसके लिए छुट्टी कर देती है, उसके लिए सब चीजें कोशिश करती है, उसके लिए सेमिनार लगाती है, उसके लिए इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस करती है उनके जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि उसी को दिखाना चाहती है सरकार। जिससे हमें असली लड़ाई मिलती है, जिससे हमें बराबर की शिक्षा मिलती है, उनके जन्मदिन के बारे में हमारी सरकार कोई कार्यक्रम नहीं कराती है। हालांकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और उनके जन्मदिन के दिवस पे हम कॉलेज में कुछ करना चाहते हैं, इवेंट, उसके लिए परमिशन तक नहीं देती है। ये सरकारें ऐसी है जो सच में हकीकत में लड़ रही थी। वो महिलाएं जो फातिमा शेख, जो अलग अलग धर्मों से आती हैं, जो एकता के साथ शिक्षा के लिए लड़ रही थी, उनकी जन्म दिवस में नहीं याद करती है सरकार। आप कहना चाह रहे हैं जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं को दबाना चाह रही है, उनको उनके जो पुराने जिस तरीके से शिक्षा नहीं पहुंच रही है, हमारे 50% आबादी जो महिलाएं हैं, जो आधी % आबादी है देश की, वो महिलाएं, उन सभी 50% महिलाओं के पास शिक्षा नहीं है। मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगी आपको, जिससे आप अनुमान लगाएं कि हमारा देश 2024 में किस आवाम पे खड़ा है। हम एक आईना
लेके आएंगे जिससे हम परख पाए कि हमारा देश अभी शिक्षा के स्तर में कहाँ पहुंचा है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश का जो डाटा बताता है कि 27% स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, दाखिला करते हैं, और उस 27% में से 3% महिला होती है जो हायर एजुकेशन में जाती है। ये शर्म की बात है। हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से शिक्षा को ढूंढ चुके थे, खो चुके थे। हम ये खो चुके थे कि शिक्षा हमारे तक पहुंच सकती, लेकिन आज भी हम 21वीं शताब्दी में 2014 में एजुकेशन में हर महिला तक, हर वो आदिवासी महिला, हर जो खेतीहर महिला, हर जो फैक्ट्री में काम करने वाली महिला, किसी गांव देहात की महिला तक एजुकेशन नहीं पहुंचा रहे। और शिक्षा में बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर हम उच्च स्तर पे देखते हैं, अंतर देखेंगे, दिल्ली जैसे डीयू के स्टूडेंट, डीयू में जो कॉलेज है, जो भी कॉलेज आते हैं, उधर बाहर के राज्य के स्टेट के बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि उनके स्टेट में वो वाला यूनिवर्सिटी नहीं है, जेएनयू जैसे संस्थान नहीं है, डीयू जैसे संस्थान है, क्योंकि भेदभाव है। बिहार में एक सेंट्रल कॉलेज है जहाँ गाय भैंस बनता है, जहाँ रवीश कुमार ने कुछ समय पहले इसका रिपोर्ट भी बनाया, तो उनको अटैक करने के लिए हमारा सरकार कंट्रोल करने लगी। जो सच बताता है उसको बंद किया जाता है, उनका सारा मीडिया हाईजैक किया जाएगा, उनके घर तक पहुंच जाएगी सरकारें जो सच बताता है। और सरकार इस सच को, इस आईने को छुपाती रही है और हमेशा ये साबित करती रही है कि एनईपी 2020 बहुत अच्छी है। किसी छात्र से नहीं पूछा है उन्होंने। मजदूर कानून भी बनाती है तभी किसी मजदूर से नहीं पूछते, छात्र कानून बनाता तो छात्रों से नहीं पूछा जाता। वो अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपने सारी षड्यंत्र के लिए वो ऐसी नीतियां लाती है जिससे उनको मुनाफा होता है, जिससे उनको सीधा सीधा फायदा होता है। एनईपी 2020 आने से एकदम फीस हाई हुई है, और जिससे जो सरकारी स्कूल के छोटे, देखा जाए छोटे स्तर पे जो कुछ परसेंटेज स्कूल के जो बच्चे थे सरकारी स्कूल के, जो हायर एजुकेशन में रेगुलर कॉलेज में पहुंच पाते, उनकी भी जो कोशिशें थी वो गेट लगा करके बंद कर दिया गया, उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया। फीस इतनी हाई हो गई है, बीएलएड की फीस हो गई है 50,000। कोई स्टूडेंट का नाम भी आ गया सीयूटी में, सीट भी आ गया मिरांडा हाउस में, लेकिन 50,000 नहीं, इसलिए एडमिशन नहीं लिया। इतनी फी क्यों हाई कर रहे हैं आप? शिक्षा एक ऐसा साधन होना चाहिए जिसमें किसी को भी लेने के लिए सोचना ना पड़े, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के कब्जे में नहीं होनी चाहिए, और ना तो शिक्षा बेचनी चाहिए। हमारा ये मुद्दा भी है, क्रांतिकारी युवा संगठन लगातार इस पे लड़ता है कि सबको शिक्षा बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का, शिक्षा मंत्री का बच्चा क्यों ना हो, और चाहे चपरासी का बच्चा क्यों ना हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा क्यों ना, फैक्ट्री का काम करने वाले मजदूर का बच्चा क्यों ना, किसी खेत में महिला काम कर रही है, घरों में काम कर रही है, चाहे किसी के घर का बाथरूम क्यों ना साफ, उसका भी बच्चा बराबर का हकदार होना चाहिए। और शिक्षा में बराबरी होगी तब हमारा देश आगे उन्नति करेगा। क्यों आए हैं आज आप लोग यहाँ पर, और क्यों आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आज टीचर्स डे है, तमाम स्कूल्स में जो है टीचर्स डे मनाया जा रहा है बड़ी खुशी के साथ, और आज आप लोग शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो हम जिस शिक्षक दिवस की बात करते हैं, हम जो सच में जो जन शिक्षक रही हैं वो है सावित्री बाई फुले। तो हम सावित्री बाई फुले को ही अपना आदर्श शिक्षक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में उस समय में जब महिलाओं के लिए स्कूल नहीं थे तो स्कूल खोले थे, तो वो पहली महिला शिक्षिका थी। क्योंकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक दिवस की बात हो रही है, वो तो उन्होंने तो शिक्षा की बात नहीं की, बल्कि वो तो जन आंदोलन जो हो रहे थे उनके विपक्ष में थे। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वो सावित्री बाई फुले को अपनी आदर्श शिक्षक देखते हुए मनाते हैं। साथ ही आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में निजीकरण और तमाम तरीके का हैफा बिल लाया जा रहा है, फंड कट किया जा रहा है, स्कॉलरशिप कट की जा रही है। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि शिक्षा में किस तरीके से बजट को कम से कम किया जा रहा है। शिक्षा किसी भी देश की एक बुनियादी आधार होता है, उसी पे इस तरीके का आक्रमण किया जाएगा, उसी पे अटैक किया जाएगा तो क्या होगा? आज भी हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन तक कितने स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे हैं, और जो जैसे जैसे पहुंच पा रहे हैं, या वर्किंग क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का हिस्सा अगर कोई पहुंच पा रहा है, तो आप उसके लिए एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक लोहे की दीवार जिसके पार आप नहीं जा सकते, क्योंकि फीस हाई कितनी हो रही है कि आपका परिवार जो कमाता ही 10,000 है तो वो कैसे 20,000 30,000 फीस दे देगा? कैसे स्कॉलरशिप के बल पे अगर कोई नीचे से दबा हुआ हिस्सा अगर आगे पहुंच पा रहा है तो वो बंद किया जा रहा है। कंपटीशन इतना बढ़ाया जा रहा है कि आप कोचिंग सेंटर्स इतने फल फूल रहे हैं आज कि वही कोचिंग सेंटर आज पूंजीपति बन रहे हैं, उन गरीबों को, गरीब परिवार से आए हुए छात्रों का पैसा लूट के। उसके बाद क्या हो रहा है? क्या वो सीयूईटी जैसे पेपर को आगे क्रैक कर पा रहे हैं? आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आज 71,000 सीट हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ आ रहा है। तो हम सवाल उठाते हैं कि सरकारी स्कूल के छात्र कहाँ हैं? दिल्ली में कितने हजारों सरकारी स्कूल हैं, पर वो 12वीं के बाद आते हैं तो उनकी 13वीं क्यों हो जाती है? क्यों वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है? तो ये सीयूईटी ये सब धोखा है। ये धोखा है कि उन छात्रों को पीछे ही छोड़ दिया जाए जो आगे पढ़ने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सरकार तो इस
इस नीति से दावा कर रही है अच्छी शिक्षा का और आप कह रहे हो कि धोखा है। सरकार जो है अपनी करनी छुपाने के लिए तमाम तरीके की बातें कहती है। आप देख लीजिए, चाहे किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया होगी या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, वो अपने आप को अच्छा ही दिखाएगा। पर हम जानते हैं, हम एक छात्रा होने के नाते हम महसूस करते हैं कि किस तरीके से स्कूल में जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं वो छट रहे हैं, किस तरीके से वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। इवन आप छोड़ दीजिए हायर एजुकेशन की बात, स्कूल एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है, इतना ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है। आप सोचिए वो स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, वो कॉल सेंटर में जाते हैं, वो किसी फैक्ट्री में 8-10 हज़ार में खट रहे हैं। उनके लिए कौन बोलने वाला है, उनके लिए कौन आवाज़ उठाने वाला है। आज हम डिमांड करते हैं कि नए स्कूल खोले जाएं, बल्कि हो ये रहा है कि पुराने स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हो ये रहा है कि सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं। दिल्ली में मॉल खुल रहे हैं, सब पब खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, पर हम सवाल उठाते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 30 सालों से मुश्किल से 2 कॉलेज क्यों खोले हैं, नए कॉलेज क्यों नहीं खोले हैं। लाखों लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन भरते हैं, पर वो कहाँ जा रहे हैं। तो ये हम मांग करते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हम आज हम आए हैं और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और ये मांग करते हैं कि शिक्षा को लाइन में खड़े सबसे पिछले छात्र तक शिक्षा पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए हमारा भी संघर्ष जारी है और सरकार को भी अपनी नियति बदलनी पड़ेगी हमारे संघर्ष के कारण। जेएनयू प्रेसिडेंट धनंजय इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आप लोगों का मार्च था, लेकिन आप लोगों को वहां करने नहीं दिया गया। किन मांगों के साथ आप लोग आज ये मार्च कर रहे थे और क्यों आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई? देखिए, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पे हम मनाते हैं और पूरे देश में जिस तरह से शिक्षा के खिलाफ एक पॉलिसी लेकर आई है सरकार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और जिसमें कई तरीकों से वो चाहती है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ सकें। आप देखिएगा कि इसमें एक शब्द दिया गया है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक शर्म की बात होती थी कि उसके विश्वविद्यालय में ड्रॉप आउट होता था। स्टेट के लिए भी एक शर्म की बात होती थी कि हमारे स्टूडेंट इतने ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। और कई कारण होते थे, पैसे नहीं हैं, अलग अलग और कारण होते थे, महिलाओं की शादियां हो जा रही हैं लड़कियों की, तो ये सारे कारण थे। तो स्टेट और यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी थी कि ना होने दे ड्रॉप आउट, पूरी कोशिश करें कि उन्हें रोका जाए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन इस मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री पॉइंट से हो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप कभी भी छोड़ के विश्वविद्यालय को जा सकते हैं। जो ड्रॉप आउट शर्म की बात होती थी, आज उसे लीगलाइज कर दिया इस सरकार ने पॉलिसी के स्तर पर। तो ये एक समस्या है एनईपी की। तो ये क्यों हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? ये देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि सरकार की जो मानसिकता है, जो मनसा है शिक्षा के प्रति, वो सही नहीं है, पहली चीज। और इसलिए सही नहीं है कि वो चाहती है कि शिक्षा का बजट और घटाया जाए, शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जाए। इनके जो दोस्त यार हैं सब अंबानी, अडानी, फलना ढिमकाना, जितने ये पूंजीपति हैं जिनके कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया जाए, फीस बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल फीस बढ़ाया जा रहा है। लोग जो गरीब बच्चे हैं और वंचित होते जा रहे हैं और छटते जा रहे हैं। तो यही आप देखिए ना, सरकारी स्कूलों को कैसे ख़त्म किया गया, उसके सामने प्राइवेट स्कूलों को खड़ा किया गया। आज किसी का बच्चा चाहता है कि प्राइवेट, बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम हर साल जो है वो नए नए कॉलेजेस बना रहे हैं, IIT IIM बना रहे हैं। आप देखिएगा कि IIT का फीस देख लीजिएगा, कौन बच्चे को पढ़ा पा रहा है IIT में, उसका फीस ही 3-4 लाख रुपए है। मेडिकल कोई करवा पा रहा है क्या? 10 लाख 12 लाख इस तरह से फीस है मेडिकल कॉलेजेस के। MBA तो आप भूल ही जाइए कि MBA में आप करवा सकते हैं। जो फीस लगता था कभी 900 रुपया 800 रुपया इलाहाबाद में, आज वो 5000 6000 हो गया है। कहाँ से पढ़ा पाए कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को? ये एक सवाल है कि तो इस तरह से फीस बढ़ाकर तो ये सबको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल हमला विश्वविद्यालयों पे आप देखिए कि लगातार किया जा रहा है। किस तरह से फर्जी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, सबके सामने वो मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि आप पॉलिटिकल हमला में कि JNU में अगर ये फीस नहीं बढ़ा पाते हैं तो ये करते हैं कि JNU आतंकवाद का गढ़ है। यही किया उन्होंने पिछले 10 सालों से कि JNU को इतना बदनाम कर दो कि झारखंड के किसी गांव में अगर कोई बच्ची चाहती है कि JNU पढ़ने, तो उसका बाप बोले कि नहीं वहां मत जाना, वहां नक्सलाइट रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं। छवि खराब की जा रही है सरकार के द्वारा, इसलिए क्योंकि वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ पाता है, 180 रुपये में पढ़ पाता है, बेहतर पढ़ाई पढ़ पाता है। इसलिए
लीजिए, नैक में हर साल ग्रेडिंग हमारी अच्छी आती है, जो IRF की रैंकिंग आती है उसमें हम हर साल नंबर 1 आते हैं। उसके बावजूद इस सरकार की जो मंशा है उसमें किसी तरह से छात्रों को रोका जाए, ये पूरी तरह से वो यानी कि जो सरकार है उसका बस JNU यूनिवर्सिटी पर नहीं चल रहा है। बस सिर्फ उसमें नहीं, कर ही रहे हैं। आप देखिए ना, रिक्रूटमेंट आप देख लीजिएगा, दलाली से रिक्रूटमेंट हो रहा है। मतलब वहाँ पे बहाली के लिए पहली योग्यता है कि अपना कारा होंगे, पहली योग्यता ये रखी गई है कि आप इनकॉम्पिटेंट होंगे, आपको नहीं आता होगा पढ़ाना, तब आपको रखा जाएगा पढ़ाने के लिए। ये सब जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या इसका एक हम ये भी समझ सकते हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रखने का जो है वो पूरी तरह से आप देखिएगा ना कि देश में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका होता है? महिलाओं का होता है। सरकार की जिम्मेदारी थी ना कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में लेकर आए। आप देखिएगा कि पिछले साल जब NTA के फॉर्म भरे गए, उसमें नहीं भी तो 35% महिलाएं मास्टर्स का एग्जाम ही लिखने नहीं गई फॉर्म भर के, 50% ट्राइबल एग्जाम ही लिखने नहीं गए एग्जाम लिखने के लिए। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि लोगों की भागीदारी बढ़ेगी? भागीदारी बढ़ाने का काम सरकार का था। महिलाओं पे आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सरकार जो है वो उनको इस तरीके से कर रही है, लेकिन पीछे अगर आप एक पोस्टर देखेंगे तो यहाँ पर अभी शाम को 5:30 बजे के आसपास महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी जो है वो मार्च निकाल रही है। यही जगह है जहाँ पे हमारे देश की पहलवान महिलाएं प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी, जो कुश्ती करती हैं, साक्षी मलिक और तमाम लोग। सरकार ने उन पे रातों रात हमला करवाया था। वो बृजभूषण के बेटे को टिकट मिल गया, वो MP बना हुआ है। तो ये फर्जी बातें तो ये लिख रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता को पता है कि सरकार की मानसिकता क्या है और जिसके खिलाफ पूरी तरह से खड़ी है। आप देखिएगा ना, यही बिल्किस बानो के रेपिस्टों को इस सरकार ने छोड़ दिया। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? किस तरीके का सम्मान और सुरक्षा है? बिल्कुल नहीं है, इनके मन में कोई सम्मान सुरक्षा नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं आप लोग और आप आजादी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं आजादी? देखिए, हमारी जो यहाँ आज़ादी की मांग है, ये आज़ादी उस व्यवस्था से मुक्ति की मांग है, उस व्यवस्था जो हमें अशिक्षा के गर्त पे धकेल रही है। ये आज़ादी और शिक्षा के अंधकार से है और हमारी मांग है कि देश का हर एक बच्चा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे वो दिल्ली में हो या बिहार, UP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं के भी एक छोटे से गांव में बैठा हो, उसे एक समान और बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ एक दोहरापन है। दोहरापन तमाम स्तरों पे है। हम देखते हैं, चाहे वो स्कूली स्तर हो, चाहे वो कॉलेज के स्तर हो, यूनिवर्सिटी के स्तर पे हो, ये दोहरापन हमें दिखेगा। पहला दोहरापन अगर हम जमीनी स्तर पर ही देखें, ना केवल यहाँ अमीरी और गरीबी का अंतर है, ये अमीरी और गरीबी का अंतर स्कूलों में भी दिखता है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूल है जो और कुछ सरकारी है। जहाँ प्राइवेट स्कूल में जो अमीर जाता है और सरकारी स्कूल में जैसा गरीब मेहनत कर जाता है, और वो सरकारी स्कूल जहाँ पे बहुसंख्यक हिस्सा जाता है उसकी स्थिति बेहद खराब है। ये दोहरापन यहीं खत्म नहीं होता। जब कॉलेज की बात आती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि न केवल प्राइवेट और सरकारी का अंतर है, सरकारी में भी दो हिस्सा है। एक है रेगुलर इंस्टीट्यूशंस, एक है जहाँ पे फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, और दूसरा है कॉरेस्पोंडेंस मोड ऑफ एजुकेशन। और हम देखते हैं कि रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन जहाँ पे 200 दिन तक की साल में पढ़ाई की जाती है, वहीं कॉरेस्पोंडेंस मोड ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ साल में 20 दिन की भी पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ छात्र, जहाँ के दिल्ली की ही बात करें तो इग्नू एसओएल जैसे संस्थान है जहाँ पे दिल्ली का 90% से ज्यादा गरीब बहुसंख्यक हिस्सा सरकारी स्कूलों से आने वाला हिस्सा पढ़ता है। वहाँ स्थिति क्या है? बच्चों को किताबें, बाकी चीजें नहीं मिलेंगी, बच्चों को क्लासेस नहीं मिलेंगी। जब ये सारी दिक्कतें होंगी तो देश का बहुसंख्यक समुदाय जो है शिक्षा से वंचित। कौन ये जो दोहरी नीति जो है वो अपना रहा है? कौन ऐसे छात्रों को शिक्षा की तरफ धकेल रहा है? किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, व्यवस्था जो है वो सीधे सीधे धकेल रही है, सरकारें धकेल रही है। सरकारें चाहती हैं, पहले तो कहा गया देश ने लड़ झगड़ के 8वीं तक सब शिक्षा का हक ले लिया, राइट टू एजुकेशन का हक लिया, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन है ये सिर्फ 8वीं यानी 14 साल तक है। आप जैसे ही 15वें साल तक जाएंगे, आप न सिर्फ आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, एक दूसरा भी चीज होगा कि 14 साल के बाद आप बाल मजदूरी का भी आपके ऊपर से खत्म हो गया। ये तो सालों से चला आ रहा है। तो सालों से तो यही तो बात बदलेगी, बदल रही है, लेकिन ये चीजें नहीं। देखिए, एक बड़ा व्यापक आंदोलन की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि KG से PG तक एक बराबर शिक्षा सबको मिले। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि सब बराबर हैं, हम सबके हितैषी हैं, सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो क्यों नहीं सबको एक बराबर शिक्षा दे। हम ये चाहते हैं कि निजी, सरकारी और प्राइवेट का अंतर खत्म हो। हम ये चाहते हैं जो सेंट्रल और स्टेट
यूनिवर्सिटी का अंतर है वो खत्म हो। क्यों नहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज को बराबर फंडिंग मिले? क्यों नहीं जो देश में जो पर कैपिटा स्टूडेंट एक्सपेंडिचर यानी प्रति व्यक्ति छात्र खर्चा वो बराबर। आप जाइए बिहार के किसी गांव के कॉलेज में, आप जाइए तमिलनाडु के किसी गांव के कॉलेज में, आप देखेंगे उन गांव के कॉलेज की स्थिति बेहद खराब है क्योंकि वहाँ फंडिंग ही नहीं मिलती है। और जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, IITs है, उनकी स्थिति बेहतर है, जिसको भी खराब कर रहे हैं ये लोग। और स्थिति यह है कि हम मांग करते हैं कि जो सुविधा दिल्ली में बड़े बड़े संस्थानों को दी जाती है, यही सुविधा देश भर के सभी छात्रों को दी जाए। देश के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में DU जैसे संस्थान हो, ताकि देश के जो गरीब हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो दलित आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो महिलाएं हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, इन सब के बच्चे पढ़ सके, देश के बहुसंख्यक हिस्सों की जिंदगियां सुधर सके, यही मांग को लेके आज ये संघर्ष है। और इस संघर्ष को हम तब तक जारी रखें जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो तमाम छात्र संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है कि जो शिक्षा का अधिकार है, सबको समान शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारें हैं वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है कि अगर कोई गरीब है, कोई रेडी पटरी वाला है, कोई सफाई करने वाला है और कोई मंत्री MP MLA का अगर बच्चा है तो उसको जो शिक्षा मिल रही है, और तो जो रेडी पटरी वाला है, जो सफाई करने वाला है, उसके बच्चे को भी वही शिक्षा जो है वो मिले। ये मांग आज यहाँ से उठी है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।